नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होनी है। जानना जरूरी है लोगों को, इसलिए आपसे पूछना भी हमारा जरूरी है। कई सारी चीजें हैं, चाहे वो एसआईआर की बात हो, चाहे वो जो टैरिफ का खेल हुआ है देश के साथ, और जिस तरीके का नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया के सहारे बिल्डअप करने की कोशिश हुई है कि इस टैरिफ से देश को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि मोदी जी ने आपदा में एक नया अवसर ढूंढ लिया है, उसका सच लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। साथ में बहुत सारे खेल हैं भाजपा के अंदर जो हो रहे हैं। सरकार में असल में दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। उस पर भी हम थोड़ी बहुत जो है चीजें आपसे समझेंगे। शुरुआत हम बिहार से कर लेते हैं। सर, बिहार में पहले ये बताया गया कि आतंकी घुसे, फिर कहा गया कि आतंकी नहीं घुसे, फिर उसके बाद जो है यात्रा चल रही थी उसको, उस पर तो विराम हो, वो तो यात्रा फिलहाल खत्म हो गई है। लेकिन कल बड़ी रैली होनी है वहां पर। अब उस रैली को लेकर खबर ये कि परमिशन नहीं मिल रही है। उसमें भी बहुत सारे ड्रामे हो रहे हैं, कुछ परमिशन है कुछ नहीं है। और फाइनली इंडिया गठबंधन ने ये कर लिया है कि अगर रैली नहीं होगी तो मार्च तो होगा ही होगा, गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक। क्या अंतर आएगा रैली में, मार्च में? इंडिया गठबंधन का नफा होगा, नुकसान होगा? नीतीश सरकार परमिशन ना देकर के कितना अच्छा काम कर रही है इस समय बिहार के लोगों के हिसाब से? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, मैंने तो अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि युवाओं को जितना ज्यादा रोकने का प्रयास करेंगे उनका व्यग्रता और ज्यादा बढ़ती है। यह अपनी जवानी में मैंने देखा और मैंने अपने छात्रों में देखा। छात्रों के अंदर असल में बदलाव का और चेंज का एक जज्बा होता है, और एक इस प्रकार से जैसे होता है ना कि बिल्कुल प्रवाह होता है उसका, उसको रोकने का प्रयास मत कीजिए, उसको बहने दीजिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भी समझ लिया था कि शास्त्रार्थ करिए, डिस्कशन कीजिए, ओपन डायलॉग्स कीजिए, डेमोक्रेसी में जीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के विचारों को रोकेंगे तो उससे होगा क्या, जैसे ज्वालामुखी में होता है, जैसे आप देखते हैं कि भूस्खलन होता है, उसमें होता है। जितना ज्यादा रोकने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा प्रवाह से होता है। जैसे ये कहा गया कि साहब भारतवर्ष के अंदर मान लीजिए आप पत्थर से पानी को रोक देंगे पाकिस्तान जाने के लिए, मान लीजिए, और इस बार जैसे पानी बरस रहा है, आपने केदारनाथ में देखा था पानी जब बहा था तो पहाड़ के पहाड़ बहा के ले गया था। अगर पानी को आप रोक देंगे, उसके प्रवाह को रोक देंगे, या तो डैम बनाइए, उस डैम को भी एक लिमिट होती है, डैम को अगर लिमिट के बाद आप रोकने का प्रयास करेंगे पानी उसको भी तोड़ देगा। आपने देखा कि हमेशा ये ब्रिजेस को और इनको खोल दिया जाता है जिससे प्रवाह निकल जाए। तो युवाओं, अच्छा, इस यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो ये है, इसमें 90% युवा हैं, और युवाओं को भी जयप्रकाश के आंदोलन, देखिए इसीलिए अन्ना हजारे के मूवमेंट में कांग्रेस ने रोकने का प्रयास नहीं किया। अन्ना हजारे को जेल भेज सकते थे, वो नहीं भेजा, इसलिए 6 मंत्रियों को भेजा कि जाइए अन्ना हजारे से डिस्कशन कीजिए। कारण ये, जिससे जो डिस्कशन के माध्यम से लोगों का रोष निकल जाए, उनका क्रोध निकल जाए और वो चैनलाइज हो जाए, एक दिशा में चला जाए। लेकिन अगर उसको रोकेंगे, अगर ये मान लीजिए परमिशन नहीं देते हैं, पहली बात तो परमिशन क्यों नहीं देंगे, ये कहेंगे कि साहब आतंकवादी आ गए, 4 दिन पहले इन्होंने किस्सा बना लिया था कि 3 आतंकवादी आ गए। अच्छा, 3 आतंकवादियों का स्केचेस भी जारी कर दिए। अब रामप्रकाश जी आप ये बताइए, स्केच अगर जारी हो गया, उसके बाद उसको मार नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे इन्होंने पहलगांव के अंदर किया था, स्केचेस जारी किसी और के कर दिए और बाद में मार किसी और को दिया। और फिर यहां भी यही करेंगे, किसी 3 को पकड़ लेंगे, भाई एक धर्म विशेष का होना चाहिए, और उसके बाद कह देंगे ये लोग थे जो गड़बड़ी कर। अच्छा, उसके बाद कल सदाकत आश्रम में कांग्रेस के मुख्यालय में जिस प्रकार से डंडे और झंडे लेके लोग घुसे, और वहां बुजुर्ग लोगों को मैंने सिर फटते हुए देखा, खून बहते हुए देखा, महिलाओं के सिर फटते हुए देखे, क्योंकि भाई कांग्रेस वाले तो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। वो तो समझ रहे थे लोकतंत्र है, वो अपना रैली निकालें, हम अपनी रैली कर रहे हैं, अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं। लेकिन किसी के कार्यालय में घुस के तोड़फोड़ करना और मारना पीटना और डंडे लेके आना, इसका माने आतंकवादी तो मिल गए हैं। वो आतंकवादी, वो 3 आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी जो है वो 250-300 की संख्या में, और सुना है उसमें एक विधायक जी भी थे जो डंडे लेके दूसरे के कार्यालय में घुस गए थे।
और केवल इसलिए कि साहब वो किसी ने भीड़ के अंदर जब राहुल गांधी एक मंच से दूसरे मंच की तरफ पहुंच गए तो पुराने वाले मंच में किसी ने भीड़ से खड़े होके गाली दे दी। अरे भैया, गाली तो जब कहा था कि कांग्रेस की विधवा, जो आपने कहा था जर्सी गाय, जब आपने कहा था ये इस प्रकार का बेटा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो गालियां तो वो भी हैं। सबकी माँ और बहनों का सम्मान होना चाहिए, मोदी जी की भी पत्नी का और माँ का सम्मान होना चाहिए, राहुल गांधी और पत्नी राहुल गांधी की भी माता जी और उनके दादी का और उनके पड़नाना का भी सम्मान होना चाहिए। ये तो हमारी सनातनी परंपरा है। लेकिन अगर भीड़ के अंदर, भाई देखिए, राहुल गांधी अगर कुछ कहते इस तरह की बात, हम भी निंदा करते, हम भी कहते ठीक है, जस्टिफाइड है, FIR कीजिए, जेल भेजिए। लेकिन भीड़ में खड़े हुए एक आदमी द्वारा नारा लगाना, उसका दंड उन लोगों को देना जो सदाकत आश्रम में बैठ के अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, उनके सिर फोड़ने का क्या मतलब है? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। तो मेरे ख्याल से अगर वो रोकेंगे तो रैली में और ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा। जो लोगों ने नहीं अभी भी महागठबंधन के साथ होंगे वो भी सड़क पे उतर आएंगे। उनको भी लगेगा कि ये बात जो राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश कह रहे हैं वो सही है, कि बेईमानी हो रही है, तानाशाही हो रही है, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, तो ये प्रवाह को बढ़ा देंगे। सर, एक अब जिस तरीके से जो आतंकियों की बात हो रही थी, कल ये भी कह दिया गया एक दिन पहले कि आतंकी आए ही नहीं। तो पहले आए, स्केच जारी किया गया, फिर कह दिया गया आतंकी आए नहीं। तो सर, ये जो स्केच जारी हुए वो किन लोगों के थे? और एक तरफ कुछ ही देर बाद जब ये सदाकत आश्रम पे हमला होता है, उसके कुछ ही देर बाद ये स्टेटमेंट आ जाता है कि कोई आतंकी बिहार में नहीं आए। तो इसको बिहार कैसे देखे, बिहार के लोग क्या समझे इससे? देखिए, वहीं इनके असल में हर नैरेटिव फेल हो रहे हैं। इन्होंने ये सोचा था कि आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए, 3 मुसलमानों के नाम हो गए तो हिंदू मुसलमान नैरेटिव बन जाएगा। अच्छा, फिर अब सब लोगों ने ये पूछना शुरू किया, भैया अगर आतंकवादी आ गए नेपाल के रास्ते से तो रोकना पंडित जवाहरलाल नेहरू का काम तो था नहीं, वो तो अमित शाह का काम था। आपने रोका क्यों नहीं? और फिर अगर स्केचेस जारी कर दिए तो मार देते हैं, मार क्यों नहीं रहे? अच्छा, बाद में हो सकता है पता चला हो जिनके स्केचेस जारी कर दिए वो तो भैया इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता है, हो सकता है, डोंट नो। तो ये अब प्रश्न ये है ना कि भाई नारे कौन लगा रहा है, ये कौन? तो इसका लगा कि ये तो अमित शाह साहब फंसते चले जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों आतंकवादियों को घुसने दिया, और क्या उसी प्रकार की घटना होने वाली है जो पहलगांव के अंदर हो गई, वहां बदमाशी फैली जाएगी? भाई उनका मकसद तो ये था केवल एक मैसेज देना जनता को कि आप लोग बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ मत कीजिए, आतंकवादी घुस गए हैं। वो डराना चाह रहे थे, जनता और बढ़ गई। आज देखिए, जो आज की मीटिंग है और जिसमें अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ये मीटिंग अभी तक के 13-14 दिन की सबसे बड़ी मीटिंग है। मतलब जिधर आपकी आंखें जा रही हैं, ऐसी भीड़ की तो कल्पना आप कर ही नहीं सकते। और ये इनको पता चल गया था कि गांधी मैदान केवल 2 बार अभी तक भरा है पूरा, और इस बार तीसरी बार न केवल भरेगा बल्कि उसके आसपास की सारी सड़कें भर जाएंगी और उससे और एक हवा बन जाएगी महागठबंधन की। इसलिए, लेकिन रोकेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा, नहीं रोकेंगे तो नुकसान होगा, और रोकेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो ये होने वाला है। ये हालांकि फिर भी उसके बावजूद भी कोशिशें तमाम कर रहे हैं, क्योंकि उन कोशिशों से तो बाज नहीं आ सकते, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, डर हो गया है। घर घर तक बच्चे बच्चे की जुबान पे ये नारा चढ़ गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार तो बिहार, देश के दूसरे हिस्सों में नारे लगाए जा रहे हैं, और शायद इसी बात से उत्साहित राहुल गांधी ने ऐलान भी कर दिया कि भाई जहां जहां आपने वोट चुराया है उन सारी जगहों का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। खैर, अब हम जरा बिहार और SIR से आगे बढ़े। बिहार की जनता अपने वोट के अधिकारों के प्रति सजग है, वो लड़ती दिख रही है। उससे सरकार और चुनाव आयोग कितना लड़ पाएंगे ये तो हम आने वाले समय में देख लेंगे। लेकिन देश भी संकट में है सर, देश जूझ रहा है एक बड़े संकट से, खतरनाक संकट से। और इस जूझने में सबसे बड़ी बात यह है कि शिकार जो है वो आम आदमी है, निचले तबके का व्यक्ति है। मोदी जी ने जिस तरीके से व्यवहार किया ट्रंप के लिए, वो ट्रंप की सरकार बनवा रहे थे, सरकार बनी नहीं, सरकार चली गई, ट्रंप हार गए, ट्रंप वहां से नाराज हुए। फिर उसके बाद सीज फायर पर वो प्रधानमंत्री को एक से एक देश के सेना प्रमुख के साथ, आसिम मुनीर के साथ बैठा के लंच कराना चाह रहे थे, जैसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री गए नहीं, वहां से ट्रंप की नाराजगी जो है वो और बढ़ गई, और अब ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहे हैं। इधर मेन स्ट्रीम मीडिया देश में सरकार के लोगों के साथ मिलकर ये बता रही है कि ट्रंप को बहुत तगड़ा जवाब दिया गया है, किसी तरीके से ट्रेड डील नहीं होने दी गई है, 50% टैरिफ लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
क्या वाकई देश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? आप चूंकि अर्थशास्त्र के आपने मैनेजमेंट पढ़ाया है, आप अर्थशास्त्र को जानते हैं, समझते हैं, तो आपका जो जो हम इसलिए आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या वाकई देश को इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है? देखिए राम प्रकाश जी, पहले एक बात और कह दूं। जब आपने कहा कि देश के अंदर बच्चे बच्चे की जबान पे आ गया है वोट चोर गद्दी छोड़, मैं तो उस दिन की कल्पना करके डर रहा हूं। और सही में मुझे सिहरन पैदा हो रही है, कहीं शी जिनपिंग ये ना कह दे वोट चोर गद्दी छोड़, कह ना दे। मैं भगवान से कामना करता हूं पता चले विदेश में कहीं भी जाए मिलने, डोनाल्ड ट्रंप कह दे वोट चोर गद्दी छोड़, ये ना हो। इसलिए जरूरी है, चुनाव आयोग के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जरूरी है कि जिस प्रकार से अब ये इन्होंने नए वोटर्स को नोटिस दे दिया है कि 6 दिन के अंदर प्रूव कीजिए। अच्छा, उसके बाद आप ये बताइए राम प्रकाश जी, अगर मान लीजिए मेरा वोट काट दे, मुझे नोटिस दे दें और मैं वहां जाऊं और मुझे रिटर्निंग ऑफिसर एंटरटेन ना करे, तो मैं किसके पास जाऊंगा कहने के साहब वो मिल नहीं रहा है मुझसे? कह देंगे कि साहब स्वामी साहब ने कागज नहीं दिया, हमने वोट काट दिया उनका। तो ये 65 लाख वोट, फिर 3 लाख वोट, 68 लाख वोट, तो इसका मतलब तो आपने यादवों के और दलितों के और मुसलमानों के वोट पहले ही काट दिए, केवल सवर्णों के वोट पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप उनको लीड दिला देंगे और उसके बाद 5 बजे के बाद वोटिंग करा देंगे, फिर ईवीएम बदल देंगे, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, आप खुद सोचिए कॉमन सेंस से, आप टेक्सटाइल मिल से आप बात कर लीजिए, आप रेडीमेड गारमेंट्स वालों से बात कर लीजिए, ज्वेल्स एंड जेम्स वालों से बात कर लीजिए, लेदर एक्सपोर्ट से बात कर लीजिए, और आप वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब के अंदर, वो कह रहे हैं साहब हमारी जो फैक्ट्रियां 100% डिपेंडेंट हैं वो तो पूरी बंद होने के कगार पे हैं। एक एक फैक्ट्री के अंदर 15-15 हजार वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसमें 5,000 से लेकर 15,000 तक के लोगों की नौकरी जाएगी, लाखों करोड़ों नौकरियां जाएंगी, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश आपका कॉम्पिटिटर है, उसको 20% टैक्स देना है, आपको 150 देना है, तो 100 रुपए की चीज दोनों बनाएंगे तो उसका माल अमेरिका में पड़ेगा 120 का, आपका पड़ेगा 150 का। फिर एक नौटंकी कर रहे हैं हम, रिप्लेसमेंट मार्केट ढूंढ लेंगे, हम यूरोप ढूंढ लेंगे। अरे यार, यूरोप तो ऐसा नहीं है ना कि वहां कपड़े नहीं खरीद रहे हैं लोग। अच्छा, आप भी जानते हैं बिजनेस में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका और यूरोप से 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, अगर आप अमेरिकन उस बायर को छोड़ेंगे तो वो बायर भी परेशान हो जाएगा, वो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के और चीन के टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स वालों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही विल हैव टू टेस्ट इट कि जो जिनसे आप नया डील कर रहे हैं वो क्या उस क्वालिटी की चीज बना पाएगा कि नहीं, क्योंकि भारत के मैन्युफैक्चरर से उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल था। हम भी यूरोप जाएंगे तो वी विल टेक 1 ईयर, वो सैंपल मांगेगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन कराएगा, दुनिया भर की चीज पूछेगा, तब ना ऑर्डर देगा, ऐसे ही लाखों करोड़ों का ऑर्डर दे देगा। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। और ये आपने देख लिया, रुपए की हालत देख लीजिए आप, कभी ऐसा हुआ है एक दिन के अंदर 1.5% का फॉल हो गया और रुपया के अंदर? इसका मतलब यह है कि भीषण इंपैक्ट हुआ है। अच्छा, कॉटन का तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी ना, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ट्रेड डील नहीं करेंगे, ट्रेड डील तो कर लिया आपने भाई। कॉटन ग्रोवर्स की तो आपने बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर दी, उनका कॉटन तो बिकेगा नहीं, जो अमेरिका इंपोर्टेड कॉटन जो है वो 11% सस्ता हो गया। अब वो 11% सस्ता हो जाएगा तो भारतीय कॉटन वाले जो 1 महीने के बाद प्रोडक्शन आएगा उसको कहां बेचेंगे? तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को तो आपने फायदा पहुंचा दिया, उसे तो अमेरिका से सस्ता टेक्सटाइल मिल जाएगा, वो तो 11% कंपेंसेट अपना कर लेगा। लेकिन किसानों का क्या होगा? अभी देखिए, एक स्टेप आपने कॉटन का किया है, कल आप जो है उसका दूध का कर लेंगे, परसों आप पोल्ट्री का कर लेंगे, फिर और किसी चीज का कर लेंगे। तो इसी प्रकार से धीरे 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 करके आप पार्शियलिटी में ट्रेड डील करते जाएंगे और फिर 1 महीने के बाद वो टैरिफ हटा लेगा और ट्रेड डील हो जाएगी। फिर कहेंगे गोदी मीडिया वाले, देखिए टैरिफ मोदी जी ने हटवा दिया। अरे, टैरिफ हटवा दिया, टैरिफ तो हट ही जाएगा, मैं जानता हूं टैरिफ हट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद है वो टैरिफ लगाना नहीं है, ट्रेड डील कराना है, और कॉटन पे ट्रेड डील करा के उसने भारत के किसानों को 11% का झटका दे दिया। बिल्कुल, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार ही इसी बात पे उछल रहा है, भाजपा के नेता भी इसी बात को शायद जो है वो सकारात्मक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि 50% टैरिफ लगा लें, लेकिन ट्रेड डील देखिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। भारत झुका नहीं, ट्रेड डील नहीं किया, मोदी ने ट्रंप को सीधा जवाब दे दिया। एक और चीज है सर, चीन की तरफ जिस तरीके से झुकाव दिख रहा है, अब वो फिर से चीन की तरफ एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, गलबहियां लड़ाई जा रही हैं। अब उनको वहां जाने की बात सबको पता ही है कि चीन जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। अभी तक नेहरू को लगातार कोसा जाता रहा है सदन के अंदर से लेके तमाम भाषणों में
हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को लेकर के। चीन का जो इतिहास है वो भारत के लिए कभी अच्छा नहीं रहा है। अभी रिसेंटली हमारी ही सेना के लोगों ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की खुल करके मदद की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि भारत देश के प्रधानमंत्री चीन के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं, चीन जाना पड़ रहा है उनको। राम प्रकाश जी, मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया मॉडल होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आपके दर्शक श्रोताओं ने पढ़ा होगा। वो है पोर्टर्स मॉडल, पोर्टर्स 5 पॉइंट मॉडल। और ये सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ये मॉडल पता है कि बड़ा पॉपुलर मॉडल है, बड़ा कॉमन मॉडल। उस मॉडल के 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ में आप भी महसूस कीजिएगा वो कितने इंपॉर्टेंट है। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर। बार्गेनिंग पावर किसकी है? देखिए, जब मैंने एकेडमिक्स में आया, मैं टीचिंग लाइन में आया, मैंने अप्लाई करना शुरू किया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में। मुझे 5-5 यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाते थे, स्वामी साहब हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, कोई कहता था हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आज जब मैंने ये एकेडमिक छोड़ा है 7 साल पहले, तो मैं कई इंटरव्यू बोर्ड में बैठता था, टीचर पैर छूने को तैयार होते थे ओपन इंटरव्यू में, सर शादी कर ली है, 15,000 की नौकरी दिला दीजिए, नौकरी दिला दीजिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप था। आज से 2007, 2008, 2014 तक जो एम्प्लॉय था वो बार्गेन करता था कि नहीं 5,000 और दोगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आज के तारीख में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कहता है बेटा करनी है नौकरी करो, नहीं कल छोड़ के चले जाओ, तुम 25,000 दे रहा हूं, बाहर 100 लोग खड़े हुए हैं 20,000 पे नौकरी करने के लिए तैयार। बार्गेनिंग पावर नहीं है एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉयर के पास आज बार्गेनिंग पावर है। 2014 के पहले एम्प्लॉय के पास बार्गेनिंग पावर थी, आप भी जानते होंगे, टीसीएस से इन्फोसिस में चले गए, इन्फोसिस से विप्रो में चले गए, यहां से हॉप करके वहां चले गए, वहां से हॉप करके वहां चले गए। तो एम्प्लॉयर भी कहता था यार इनको जरा गुड ह्यूमर में रखो, इनको परेशान मत करो, इनको नाराज मत करो, इंक्रीमेंट दे दो। आज के तारीख में बच्चों को नौकरी नहीं है, तो एम्प्लॉयर जो है आपको एक्सप्लॉइट करता है, 12 घंटे काम कराए, 14 घंटे काम कराए, करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा जाओ, बीवी बच्चे तो पालने, ईएमआई तो देनी है। तो पॉइंट यह है, जब आप चाइना जा रहे हैं, आप अपनी बार्गेनिंग पावर को कम करके जा रहे हैं। चाइना विल बी टॉकिंग टू यू फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ पावर, क्योंकि चाइना कोई बात ऐसा तो है नहीं, चाइनीज को नहीं पता कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप आपकी ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उसका कॉरिडोर बन रहा है, तो पाकिस्तान के साथ उसके इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना उसकी मजबूरी है, भारत को न उभरने देना उसकी मजबूरी है। और विस्तारवादी देश है, वो कहता है अरुणाचल हमारा है, वो कहता है लद्दाख हमारा है। वो अच्छा, फिर जब आप लोअर बार्गेनिंग पावर से जाएंगे कि अमेरिका से धिक्कारे हुए लोग हैं, अब आप हमको शरण दे दीजिए, कहेगा क्यों दे दें भैया, दे दो अपना एरिया हमको। तो यू आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम दी पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, यू आर बार्गेनिंग विद ए पोजिशन ऑफ वीकनेस। यही काम आपने 2 साल पहले किया होता, डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग न की होती, और जब डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला था तो आपने जाके कमला हैरिस और बाइडेन से मिल लिया, और तो दोनों बार आपका निर्णय गलत हुआ। आपने हारने वालों के कैंडिडेट, पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग की, बाइडेन जीत गए, फिर आपने कमला हैरिस बाइडेन से मिले, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो आपकी इतनी कैलकुलेशन अगर खराब है और आपको कहते हैं विश्व गुरु हैं, तो चाइना विल टेक दी एवरी पाउंड ऑफ फ्लैश, वो इसका एडवांटेज लेगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट ये बात मैं कह रहा हूं, बिकॉज उसकी पोजीशन ऊंची है और आपकी पोजीशन लेने की। अब आप ये नहीं कह सकते चाइना से कि बेटा मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अमेरिका, मेरा दोस्त बैठा हुआ है, कहेगा अमेरिका से धिक्कारे हुए लोग हो तुम, कनाडा भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, केन्या भी पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी पड़ा है, श्रीलंका भी पड़ा है, बांग्लादेश भी पड़ा है, मेरे ठौर आए हो तो मेरी बात मानो। अब एक और चीज है सर, जरा चाइना और उससे भी फिर हम निकल के वापस देश की राजनीति पर आते हैं। नितिन गडकरी साहब को बड़ा एक परफॉर्मेंस मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको अलग माना जाता है, दिखाया जाता है, मीडिया भी इस चीज को कहता है बार बार। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो बड़ी भयावह है। वो तो साफ तौर पे ये कह रही है कि चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वो जय शाह हो, और इन सारे के क्रम में नितिन गडकरी भी खड़े हैं, अमित शाह के क्रम में नितिन गडकरी भी खड़े हैं। अपने बेटे के व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे देश के लोगों की कमाई को दांव पर लगा दिया है।
जो खून पसीने की कमाई से लोग गाड़ी कमाई से जो गाड़ी खरीदते हैं, उन गाड़ियों को दांव पर लगा दिया है केवल इसलिए कि उनके लड़के का व्यापार चटक जाए, वो मोटा माल बना पाए। इसके लिए गाड़ियों में पेट्रोल में जबरदस्ती जो है एथेनॉल मिला दिए। इंश्योरेंस कंपनी गारंटी नहीं ले रही है, इंजन की खत्म कहानी वहां पे हो गई। अगर इंजन बैठ गया आपका तो उसका कोई माई बाप नहीं, आप गए किनारे। कोर्ट आपकी सुन नहीं रहा है, आपके पास विकल्प उपलब्ध कराया नहीं गया है कि आप एथेनॉल फ्री पेट्रोल भी इस्तेमाल कर पाइए, कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो गडकरी साहब की वो जो साफ सुथरी वाली तस्वीर है वो ज्यादा शाह निकल गई, अमित शाह से भी खतरनाक। देखिए, अभी तक मेरे दिमाग में भी नितिन गडकरी की इमेज अच्छी थी। मैंने कई बार उनको जाके सुना, और मैंने सुना यार 6-7 साल पहले एक भाषण मैंने उनका सुना था, एक जगह एड्रेस कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बसें बनेंगी जो 15 फीट ऊपर चलेंगी, सड़क के ऊपर उड़ते हुए आप देखेंगे। तो मुझे शक हुआ यार, मैंने कहा ये आदमी फेंकू है या सही ऐसा कुछ कह रहा है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे थे, मुझे लग रहा था शायद ये सच कह रहे हों। अच्छा, मेरे पास तो कार है नहीं, ना मोटरसाइकिल स्कूटर, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो ओला उबर लेके या टैक्सी बुला के चलता हूं, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं। लेकिन जितने मेरे जान पहचान वाले थे वो बता रहे हैं यार इंजन की परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है, मेंटेनेंस हमारी महंगी होती चली जा रही है, हमारी माइलेज खराब होती जा रही है। अब ये बात खुली कि अपने बेटे के इथेनॉल को बिकवाने के लिए 4-5 हजार करोड़ का फायदा पहुंचाने के लिए वो इथेनॉल जबरदस्ती ठोक दिया गया और देश की जनता ने झेल लिया। तो उनके बेटे की कंपनी तो फायदे में हो गई, जैसे जय शाह जो है वो अमित शाह के बेटे जो है वो आईसीआईसीआई के चेयरमैन बन गए, लेकिन जनता का तो नुकसान हो गया, जनता का तो। अच्छा, फिर टोल टैक्स में आप देखिए, जब 2014 में इनकी सरकार आई थी 15-16 हजार करोड़ का टोटल कलेक्शन था, 75 हजार करोड़ का कलेक्शन है, 5 गुना कलेक्शन बढ़ गया। तो जनता जो है बेचारी उसको चूस रहे हैं, आप उसका फायदा उठा रहे हैं और अपने बेटे को हजारों करोड़ का फायदा करा रहे हैं। और हमारे बच्चों को जो है, मध्यम वर्ग के और गरीब घर के बच्चों को आप जो है कांवड़ यात्रा में ले जा रहे हैं और उनको मस्जिद खोलने पे आप हिंदू मुसलमान पे लगाए हुए हैं। तो ये देश के युवाओं के साथ अन्याय है, ये देश की जनता को भी सोचना चाहिए। जितने मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके बच्चों का रोज वो निकालें, बल्कि एक दिन कार्यक्रम कर लीजिए आप राम प्रकाश जी। सबके बच्चे विदेश में रहते हैं, सबके बच्चे दुबई उबई में कोठी खरीदे बैठे हैं, हजारों करोड़ों की कोठियां खरीदे हैं, ये विदेशी कंपनियों में वहां जाते हैं। और इसमें अगर आप खुफियागिरी करा लें, थोड़ी कौन सी होती है खोजी पत्रकारिता करा लें, आधे इसमें बीफ खाते मिलेंगे। और ये पिताजी भी जो मंत्री जी भी वहां, या माता जी जो मंत्री हैं वो जाएंगी विदेश में, तो इनकी भी अगर आप वीडियोग्राफी करा लें, ये भी बीफ खाते मिलेंगे। और यहाँ पे गौहत्या पे जो है बवाल मचाएंगे, गाय हमारी माता है और दूध हम इसी का पीते हैं और इसके बछड़े के बल पे हम भारतवासी जीते हैं, यहाँ जुमले देंगे और वहां जाके बीफ खाएंगे। तो एक अब आनंद जी से कहिएगा एक खोजी पत्रकारिता करें और सारे जितने ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं इनके बच्चों की डिटेल निकलवाएं, कौन किस देश में रहता है और सिक्योरिटी एडवाइजर और फलाने डिकाने इनके बच्चे किस किस कंपनियों के लिए काम करते हैं, रिलायंस और अडानी और चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनियों के लिए, और ये कौन कौन बीफ खाता है। और सबके पीछे एक एक आदमी मेरे को भेजना कहे अमेरिका मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी खोजी पत्रकारिता करके आ जाऊंगा। इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ बहुत बहुत बार बातचीत हो चुकी है सर। अंबानी साहब ने अभी दुबई में घर खरीदा था, आपको याद ही होगा ठीक से। एनएसए साहब का बेटा कहाँ रहता है सबको पता है, जयशंकर की फैमिली कहाँ रहती है सबको पता है, कौन कौन जय शाह से लेकर के और अनुराग ठाकुर तक ये सारे लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ पैसा बनाते हैं ये सबको पता है। इतना ही नहीं है, कौन कहाँ का पढ़ा है ये सबको पता है। और आज ज्ञान जो है मोदी जी आकर के ये देते हैं, जो खुदे सारा माल विदेशी इस्तेमाल करते हैं ऊपर से नीचे तक, उठने बैठने सोने से लेकर के चलने तक। वो खुद कह रहे हैं कि भारत के लोगों को कि स्वदेशी अपनाइए। क्यों अपनाइए भाई? आप खाएंगे अच्छा अच्छा और बाकी लोग खराब खाएंगे। आप जनता की, जिस जनता की कमाई से आप 1000 करोड़ और 8000 करोड़ की जहाज से उड़ रहे हैं, वो जनता जो है वो साइकिल से चले जो देश में बनी हो, और आप चलेंगे बोइंग से। क्यों चले? आखिर मोदी जी खुद ये पहल क्यों नहीं करते हैं कि बोइंग वोइंग किनारे फेंको, आज के बाद सब जो है देसी जहाज, देसी गाड़ी, देसी बिस्तर, देसी कपड़ा, सूती कपड़ा, खादी का पहन के घूमेंगे। काहे हम जो है चश्मा विदेशी लगाएंगे? क्यों हम पेन विदेशी लगाएंगे? विदेशी पेन से साइन करने से क्या
आपकी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है। नहीं नहीं, ये आपके यूट्यूब चैनल को बंद कराने का षड्यंत्र है। बिना माइक्रोसॉफ्ट के और बिना गूगल के ये आपके कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। अच्छा, मोबाइल चेक करा लीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कौन से मोबाइल हैं। हिंदुस्तानी मोबाइल हैं या एप्पल के मोबाइल्स हैं या चाइनीज मोबाइल हैं। आपके पास जितने भी ये लैपटॉप्स हैं, ये किसके लैपटॉप्स हैं और इसमें कौन सा सिस्टम चलता है? माइक्रोसॉफ्ट चलता है कि हिंदुस्तानी चलता है? बिना सिस्टम बनाए स्वदेशी कर लीजिए। अरे यार, आपके देश के अंदर जितना दूध पैदा होता है उससे 4 गुना ज्यादा तो कंज्यूम हो जाता है क्योंकि उसमें यूरिया और पता नहीं क्या क्या मिला के जांच पांच होती नहीं। आप यूरोप अमेरिका में मिलावट कर लीजिए, 12 साल 20 साल की जेल होगी। वहां दूध पिएंगे तो आपको पता चलेगा 100% प्योर है। यहां में मिठाई की दुकान में भी दूध आता कभी नहीं दिखता और पनीर बन जाता है। बिल्कुल, बस बोलते रहना है, कुछ बोलते रहना है, देश के लोगों को किसी तरीके से भ्रमित करते रहना है, और ये सारी कोशिशें उसी के क्रम में, उसी क्रम का हिस्सा है। और इस हिस्से के सभी लोग भागीदार बन जाते हैं, ये शायद विडंबना है इस देश की, और उसी का भुगतान हम सब लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।